नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग ऑनरेबल सीजेआई के बारे में बात करने जा रहे हैं और उन्होंने एक नया बम फोड़ा। निश्चित तौर से जो लोग कॉलेजियम लाए थे, निश्चित तौर से जो लोग कॉलेजियम से वहां तक पहुंचे थे, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से जिन लोगों को कॉलेजियम से उम्मीदें हैं, खास तौर से वो 200 परिवारों की लिस्ट लोग निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि 200 परिवार ही क्यों। आखिर ये पुरानी परंपरा, हालाँकि हमारे देश में पुरानी परंपरा कुछ नहीं मानी जाती। पुरानी परंपरा में आप अगर बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था को लाना है, आप बात करेंगे कि भई जाति व्यवस्था को लाना है। जाति व्यवस्था मतलब अछूत नहीं, जाति व्यवस्था मतलब कर्म विभाजन, कार्य विभाजन और स्किल डेवलपमेंट। जाति मतलब एक स्किल, एक पार्टिकुलर काम को करने की स्किल। मैं एक नया संविधान संविधान पर कुछ टीकाएँ लिख रहा था और लिखते समय हमने ढूँढा कि भई एंशिएंट इंडिया में क्या है ये व्यवस्था? तो एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन आर्टिकल 21 कैपिटल ए जब मैं लिख रहा था, तो उसको एंशिएंट इंडिया में ढूँढा, तो वहाँ पर पता लगा कि भई स्किल डेवलपमेंट तो पढ़ाया ही नहीं जाता था। स्किल डेवलपमेंट तो पारिवारिक होता था, पिता और परिवार से व्यक्ति सीखता था। लिटरेसी, आज की तारीख में लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट 2 ही चीजें हैं। स्किल सिखाई जाती हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू अर्न द मनी। लेकिन हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो कर्तव्य आधारित है और कर्तव्य आधारित व्यवस्था में कोई गुंजाइश नहीं होती। एक आध से अगर कर्तव्य किसी तरह से छूट गया या वो उसका जो कर्तव्य होना चाहिए उस कर्तव्य से किसी प्रकार से उससे गलत हो गया, तो उसको पाप माना जाता था। और पाप का परिणाम, अगर पाप को सही करना है तो पश्चाताप करना पड़ता था। यानी कि व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करता था कि मैंने गलत किया है, इसलिए इसका भुगतान मैं करूंगा। कहां जरूरत है जस्टिस सिस्टम की और कहां जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की? न्याय की जरूरत कहां है? न्याय व्यक्ति खुद करता है। ऐसा गिल्टी फील उसको होता है कि भाई मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे से गलती हो गई। राजाओं को भी इस तरह का रहा तो उन्होंने रजवाड़े छोड़ दिए, राजकुमारों को रहा तो वो महल छोड़ गए। और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये बोध भी उनको होता है कि भाई उनको बोध होता है कि मैं नहीं कर पाया। तो हमारे यहां की जो व्यवस्था है, जो एंशिएंट व्यवस्था है, उसमें कहीं राइट नहीं है, ड्यूटी ओरिएंटेड है और ड्यूटी में ही सब समाहित है। और ड्यूटी राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है, लोगों के प्रति ड्यूटी है, पृथ्वी आकाश के प्रति ड्यूटी है, ये जो पंचतत्व हैं उनके प्रति ड्यूटी है। और जिस जिस से हमने मदद ली, जिसकी वजह से इस शरीर को धारण करके मैं आया हूं अपना प्रारब्ध काटने, वो सभी के प्रति हमारी ड्यूटी है। और वो कर्ज है, इन कर्जों से मुक्ति ही हम ये मान के चलते हैं मोक्ष है। यानी कि जिन चीजों से ये शरीर बना, शरीर चला, जिन लोगों ने इसको जन्म दिया, जिन लोगों ने इसको पाल पोष कर बड़ा किया, आत्मा ने अपना प्रारब्ध इस शरीर के माध्यम से काटा, तो उस इस शरीर के ऊपर जिनका जिनका एहसान है, वो पृथ्वी का एहसान है, पंचतत्वों का एहसान है, वो परिवार का, वो फलों का, वो फूलों का, वो सूर्य का, जो जो चीज हमारे लिए आवश्यक थी हमारे शरीर को चलाने के लिए और इस माहौल में हमको ढालने के लिए, उन सब के प्रति जो मेरा कर्तव्य था, वो कर्तव्य ही मेरी ड्यूटी थी। उससे मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं तो फिर मैं उससे मुक्त होना ही मेरे लिए मोक्ष है। ये हमारे यहां की ओरिजिनल डेफिनेशन है। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो एजुकेट किया गया वो तो यही एजुकेट किया गया कि भाई ये करना है। लेकिन सीजेआई, जो इस समय के सीजेआई हैं, मैंने जिस दिन वो बैठे थे, मैं ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का बहुत बड़ा फैन था। एक उनका स्टेटमेंट वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जातिवाद को लेकर जो जजमेंट दिए, जजमेंट के अलावा जो उन्होंने कहा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। दूसरा, आज के चीज सीजेआई का मैं उनसे बड़ा फैन हूं क्योंकि उन्होंने आते ही धमाल करना शुरू कर दिया। जो राष्ट्र मांगता है, जो देश की सुरक्षा मांगता है, उन्होंने रोहिंग्यास के लिए कहा कि भाई यहां रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। वो तो मेरा तो मानना बिल्कुल साफ है कि वो जब बॉर्डर एंट्री कर रहे थे तो गोली मार देनी चाहिए थी। गोली नहीं लगी तो अब भारत में राइट मांगेगा। ये आप हमारे डीडी पर, और उस समय जब सीए चल रहा था तो आप हमारे मैंने ये मतलब दर्जनों बार कहा
कि भाई ये घुसपैठिया है, इस घुसपैठी को गोली मार देनी चाहिए थी, बच गया तो अब इसको फंडामेंटल राइट चाहिए। कई यूनिवर्सिटियों में डिबेटों में मैंने यही बात कही कि भाई अब कैसे इनको रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता है, देश की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है और देश के ऊपर लोड, भाई आप जहां पर पैदा हुए, परमात्मा ने जहां पैदा किया वहां जाइए, वहां करिए। तो सीजीआई ने वो बात को चरितार्थ करते हुए अपनी बात की। मंदिरों के विषय में उन्होंने कह दिया, मंदिरों के विषय में उन्होंने कह दिया कि भाई डाइटी का धन है, ये किसी और का नहीं है, ये ना तो ट्रस्ट का धन है, ट्रस्ट अगर डाइटी के ऑब्जेक्ट के विरुद्ध जाती है तो भी वो नहीं रखता, और सरकार का तो बिल्कुल नहीं है। सरकार के पास जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट और बोर्ड है वो केवल इस बात का है कि ट्रस्टी कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, वो उस धन को ले नहीं सकते। ये कई एक स्टेटमेंट उनके इस प्रकार के आ गए। आज उनका एक इंटरव्यू आया, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, वो हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज जो करने वाले हैं, वो हर एक वो व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करता है वो उसके पीछे हर बार कोलिजियम लिखता है। आप हमारे कमेंट में देख लीजिए, वो कोलिजियम पे अगर 100 कमेंट आते हैं तो उसमें 50 कमेंट कोलिजियम पर आते हैं, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी होते हुए व्यक्ति का कर्तव्य आधारित अगर डेमोक्रेसी होती तो राजा और राजा का बेटा भी कर्तव्य धारण करता, लेकिन जो न्यायाधीश है वो भी कर्तव्य धारण करता, उससे भी गलती की गुंजाइश नहीं है। आप मैंने कहा कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए में पढ़ रहा था तो मालूम पड़ा, आर्टिकल 20 को देख रहा था तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजा के भी कर्तव्य हैं और राजा भी दोषी होता है, राजा को भी पश्चाताप करना पड़ता है, वो भी घर छोड़कर चला जाता था, जंगलों में वास करता था अगर उससे गलत हो जाए तो वो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है और शिक्षा उसी को कहते हैं, ना कि शिक्षा इसको कहते हैं जो स्किल डेवलपमेंट है कि कैसे कमाओगे और कैसे स्टेटस मेंटेन करोगे। अब ऐसी परिस्थिति में सीजीआई से प्रश्न पूछ लिया गया, उनसे पूछा गया कि भाई कैसे, क्या आपके 15 महीने का टेन्योर क्या रहेगा? तो निश्चित तौर से जो कोलिजियम के भरोसे बैठे हैं और कहते हैं कि मैं पारिवारिक व्यवस्था में आ जाऊंगा और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, उनको तो धक्का लगेगा ही। आगे आने वाले सीजीआई जो भी बैठेंगे, आगे आने वाली कॉलेजियम जो भी बैठेगी, उसके लिए भी समस्या होने वाली है, क्योंकि उन्होंने 3 बातें कही अपने के लेटेस्ट इंटरव्यू में। एक बात में उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा का, जब मैं हरियाणा में था, मतलब पंजाब, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में था, तो ड्रग्स की समस्याएं मेरे पास थी और ड्रग्स को लेकर हमने आदेश किए, लेकिन आदेशों से पूरा नहीं होता मामला, इसलिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर, उनसे पूछा कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई क्या इस पर आप कोई एक्शन लेंगे, कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर एक्शन और कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आधे अधूरे रेफरेंस लेके लोग लिखते हैं, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है। दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट पर लोगों को भरोसा होना चाहिए और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कोर्ट पर भरोसा दिलवाएं। हमारे जजमेंट, हमारी एक्टिविटी, हमारे कार्यकलाप, हमारे ऑर्डर्स, ये सब लोगों को प्रभावित करते हैं। तो अगर कोर्ट को कोर्सिव तरीके से एक्शन लेके किसी को भरोसा दिलाना है तो ये मेरी पद्धति नहीं है। मेरे जजमेंट, मेरे ऑर्डर, मेरी कार्यकलाप, मेरे 15 महीने का कार्यकाल और कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट, ये सब कुछ लोगों को भरोसा दिलवाते हैं। अब भरोसा तो बात आप समझ लीजिए कि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में बैठे थे, आज उनको 3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते में जो उनका धीरे धीरे स्टेटमेंट आया, उसको लेकर चिट्ठियां पत्रियां भी चल गई, उनको लेकर ये भी हो गया कि नहीं, आप पर तो लोग विश्वास करते हैं और आप तो चीफ जस्टिस हैं और आपको रोहिंग्याओं के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड होने चाहिए। फिर उन्होंने साफ तौर से बाद में कहा कि भाई देखो, मैं कमजोर दिल का आदमी नहीं हूं। हाँ, ये तो बात हरियाणा के हैं तो ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कमजोर दिल का आदमी नहीं हूं मैं। भाई देखो, मैं जो करने आया हूं वो मैं करूंगा और मैं कमजोर हृदय का आदमी नहीं हूं। गजब की बात कही उन्होंने। कहा ये इनसे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसी बात पर पत्रकार ने पूछा उनसे कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इसको लेकर आप कुछ करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, विश्वास दिलाएंगे, देश विश्वास करेगा, देश विश्वास करेगा, हमारे ऑर्डर्स पर विश्वास करेगा, हमारे काम पर विश्वास करेगा, जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास करेगा। जब देश विश्वास करेगा तो क्यों वो क्रिटिसाइज करेगा? मैं समझता हूं कि पिछले 3 हफ्ते में सीजीआई को लेकर वो एक चिट्ठी, छोड़ दीजिए 44 लोगों की, उसके अलावा एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिन्होंने सीजीआई के लिए उल्टा सीधा लिखा हो।
उन्होंने कहा भाई बड़े दिनों बाद 70 साल में, किसी ने कहा पहला सीजीआई है, किसी ने कहा मेरी 70 साल की आयु है पहला सीजीआई आया, किसी ने कहा मैं 50 साल से कोर्ट में हूं मुझे इसलिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स नीचे देखिए, तो उन कमेंट बॉक्सों में सीजीआई को लेकर ये कहा गया कि नहीं, सीजीआई ने जो अब सूर्यकांत जी ने कहा है, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने, वो अलग टोन है और देश के लिए कुछ करने आए हैं। तो मैं समझता हूं जो उन्होंने अभी कहा कल, वही वो पिछले 3 हफ्ते से कर रहे हैं। उनके ऑर्डर ये बात दिखा रहे हैं और उनका ऑर्डर ये बता रहा है। अब बात आती है कोलेजियम की। तो कोलेजियम खत्म करेंगे क्या? सवाल यह है कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बनने के बाद कोलेजियम खत्म करेंगे क्या? देखिए, कोलेजियम आया था जुडिशियल ऑर्डर से। जुडिशियल ऑर्डर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उसने कोलेजियम इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर वो 3-4 केसेस आए जिन्होंने कोलेजियम को लेकर आए। तो एक आदमी सीजीआई, वो मास्टर ऑफ रोस्टर तो हो सकता है। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब कौन सी फाइल कहां जाएगी और कौन सा मुकदमा कौन सुनेगा, इसका मास्टर तो हो सकता है। लेकिन वो बीइंग न्यायाधीश एक व्यक्ति है। 5 की बेंच बैठेगी, वो सेंट्रल में बैठेगा, लेकिन बीइंग न्यायाधीश वो एक व्यक्ति है। मैंने ऐसे बहुत सारे जजमेंट पढ़े हैं जिसमें सीजीआई माइनॉरिटी में गया और बाकी लोग मेजॉरिटी में थे। सीजीआई की बात उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि बीइंग जज 5 के 5 बराबर होते हैं, 7 के 7 बराबर होते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट हैं जिनसे कोलिजियम लागू किया गया, तो सीजीआई अकेले तो नहीं कर सकते। अब सीजीआई अगर उसको खोलने के लिए, जो पीछे किसी ने उनकी बेंच को कहा था कि साहब हमने बहुत सारा किया है, आपको देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए, इस बात को लेकर सीजीआई ने उस समय कहा था हाँ मैं एक बार देखूंगा। लेकिन सीजीआई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, वो जुडिशियल ऑर्डर है। और जुडिशियल ऑर्डर में मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते सीजीआई अकेले कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। बाकी की बेंच बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, 5 की या 7 की, वो मालूम पड़ा कि ये अकेले रह गए और वो 6 उधर चले गए, तो वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही वो मुझे लगता स्वागत योग्य। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम क्यों मैं भेज रहा हूं और किसी व्यक्ति का नाम क्यों मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, इसका डिटेल बाहर निकल कर आनी चाहिए, देश को पता लगनी चाहिए। आखिरकार कोई व्यक्ति जज क्यों बनने योग्य है और आखिरकार कोई व्यक्ति जिसका नाम रिकमेंड नीचे से किया गया है वो क्यों जज बनने लायक नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ देश को बताऊं। फिर उन्होंने कहा भाई कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो डिस्क्लोज करने वाली नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्लोज किया जा सकता है। उसकी योग्यता और उसके अतिरिक्त जो इंटरव्यू होता है, हम बुलाते हैं, बात करते हैं वकील से, उसको कन्विंस करते, वो उससे कन्विंस होते हैं, और उससे बात करने के बाद ये अच्छा तरीका है कि हम उसको समझना चाहते हैं, उसके द्वारा लड़े गए केसेस के जजमेंटों को पढ़ते हैं, उसका जो इतिहास है उस इतिहास को हम पढ़ते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम जिस आधार पर एनालाइज कर रहे हैं, जिस आधार पर उसको ले रहे हैं, जिस आधार पर उसको काट रहे हैं, वो आधार देश को जरूर बताना चाहिए। हम इस विषय पर काम करेंगे। मैं समझता हूं जो पारिवारिक खानदानी तरीके से आ रहे हैं, उनके ऊपर तो सांप लूट जाएगा और उनको बड़ा कष्ट होगा। हाँ, ये भी है कि सीजीआई अकेले कर नहीं सकते, बाकी जजेस जब बैठेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर बैठे, कभी अगर खोला गया तो ये संभव है कि वो खुद माइनॉरिटी में चले जाएं और बाकी लोग कोलिजियम को एस्टेब्लिश करें, या फिर सरकार इसी समय पर इनिशिएट करे और फिर से एनजेएससी को इंट्रोड्यूस करे। एनजेएससी इंट्रोड्यूस करके कोर्ट के पास आएगा। अब कोर्ट के पास टाइम बहुत कम है, कोर्ट के पास टाइम तो अब 14 महीने ही रह गया है। तो 14 महीने में फाइल कब बनेगी, चैलेंज होगा, फाइल बनेगी, उसकी प्लीडिंग तैयार होगी, फिर उसके नोटिस होंगे, फिर उसका वो सब कुछ होगा, तो वो फिर सुनवाई होगी। तो ये 14 महीने में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर कुछ बड़ा इनिशिएट होता है तो उनकी मंशा जो बता रही कि वे फेयरनेस होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी पहला मुद्दा मेरा है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ देश को कन्विंस करेंगे। तो देश अगर क्रिटिसाइज करता है तो उसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। इससे मेरा इवेल्युएशन भी होता है, मतलब जजेस का इवेल्युएशन भी होता है कि वाकई में समाज में क्या मैसेज जा रहा है, समाज कैसे इसको सोचता है। मैं समझता हूं कि सीजीआई ने बड़े खुलकर अपनी बात कही, और ये जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बाद कोई इंटरव्यू देता नहीं है। ये कोर्ट के ऊपर लोगों की आस्था बरकरार रहे, कोर्ट के ऊपर लोगों का विश्वास रहे, कोर्ट के विरुद्ध बोलने से पहले व्यक्ति सोचे
इसके लिए ही ये इंटरव्यू दिया गया होगा और उन्होंने अपना इंटेंशन बताया, तो इसको मैं समझता हूं ये बम की तरह है। जो लोग इनके कार्यकाल में एलिवेट होंगे और जो ये प्रेसिडेंट तय कर देंगे, वो आगे आने वाली कोलिजियम को भी फॉलो करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर लोग लिखते ही हैं, आप लोग बड़े-बड़े बात सुप्रीम ये, सुप्रीम वो, सुप्रीम का, सुप्रीम खा लिखते हो। मैं समझता हूं सीजेआई को सैल्यूट करना चाहिए और उनका उनका उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ये कर रहे हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे कि क्रिटिसाइजेशन हो रही है, इसलिए हम सबको उनके लिए कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए, उनके विषय में उनकी तारीफ करनी चाहिए। इनकरेजमेंट मिलता है, सबल मिलता है, दम मिलता है और व्यक्ति और इनकरेज होकर काम आगे करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।